अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड सुबह मॉर्निंग बखैर। एवरीबॉडी, वेलकम। क्या हाल है? होपफुली यू आर सेफ और आपको बारिशों ने उस तरह तंग नहीं किया, इफेक्ट नहीं किया जिस तरह हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और बारिशों का रुकने का कोई नाम ही नहीं ले रहा भैया। अब आज तूफानी बारिशें तो सुबह हैं ही। बहुत से इलाकों से ऑल्दो खबरें आ रही थी, इस्लामाबाद से खबर आई, लाहौर से खबर आई कि मतलब ज़रा साफ नज़र आ रहा है, अब्र आलूद नहीं है उस तरह। ऐसा लग रहा है कि बारिश की कोई सूरत नहीं बनने वाली, लेकिन यू नेवर नो, क्योंकि यू महकमा नेवर नो। मौसमियात ने अभी भी अलर्ट जारी किया हुआ है। इनफैक्ट सर्दन पार्ट ऑफ द कंट्री में भी कराची समेत दीगर जितने भी इलाके हैं, मुल्का इलाके हैं पाकिस्तान में कराची के साथ, वहाँ पे भी बताया गया है कि मजीद और शदीद बारिशें हो सकती और हैं। एज इट इज हमने इस साल ये फिनोमेना एक्चुअली पिछले कुछ सालों से ही देख रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली इस साल देखा है कि बारिश तो हो ही रही है, उसकी इंटेंसिटी ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन शायद क्लाउड बर्स्ट और इस किस्म के फिनोमेना जो हो रहे हैं वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। यू कैन नॉट फोरकास्ट देम, यू कैन जैसे नॉट प्रेडिक्ट चकवाल में देम। अगर 400 मिलीलीटर बारिश थोड़ी ही देर में हो 400 गई तो फिर सूरत हाल आपके सामने थी। इट वाज अनकंट्रोलेबल। एक छोटा डैम भी ब्रीच होने की इत्तलात आई और उसके बाद नॉर्दर्न जो हमारा पंजाब है, जो शुमाली पंजाब ये है, चकवाल के शॉट्स हम हाँ, साथ साथ उसके दिखा रहे हैं। मुतअद्दिद इलाके मुतासिर हुए हैं, लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है, अमवात भी हुई हैं। सो इट इज नॉट तो थोड़ी बहुत भी अगर गुड। आप निकले हो घर से या थोड़ी सी बारिश हो रही है, इट्स ओके टू गो आउट, इट माइट बी ओके टू गो आउट, लेकिन वो कब बारिश तेज हो जाती है और इतनी छोटी सी नहीं रहती, ये यू कैन नॉट फोरकास्ट। ये आजकल आप कुछ चकवाल की अजीब बात सा। कर रही थी। रावलपिंडी चकवाल समेत पंजाब के कई शहरों में, पर्टिकुलरली इसके जो सराउंडिंग्स के एरिया हैं, जो शुमाली पंजाब कहा जाता है, 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में अब तक 55 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं। सूबे अंदाजा में रेन इमरजेंसी नाफिज की जा चुकी है। इंतजामिया सूरत हाल से निपटने के लिए अपनी सी कोशिशें कर रही है, लेकिन रैलों का बहाव इतना तेज है कि वो गाड़ियां तक बहा ले जा रहे हैं। गली मोहल्लों में हर तरफ पानी ही पानी है। इस्लामाबाद में कई मकानों में बेसमेंट्स पानी से भर गई। नालालाई में पानी की सतह 23 फुट होने पर कटारियां और गवाल मंडी में लोगों को इलाका खाली करने का कह दिया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 240 मिलीमीटर बारिश हुई है। That इलाके is का a lot. नक्शा You बदल गया। might think, obviously इस्लामाबाद में हम कहते हैं जी बारिशें होती हैं तो पानी इधर उधर बह जाता है, लेकिन दिस इज अ लॉट ऑफ वाटर इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। मतलब ये निकल भी जाए, लेकिन जिस वक्त हो रही होती है बारिश, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा, और भी बड़ी जगह है। रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाला पुल जो है वो ज़ेरे आब आ गया है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि सैलाब में फंसे मजमूई तौर पर कोई 17 ऑलमोस्ट अफराद जो है उनको रेस्क्यू किया गया, और ये रेस्क्यू ऑपरेशंस भी साथ चल रहे हैं। मतलब इतनी बुरी तरह आप फंस जाते हैं। चकवाल में 450 मिलीमीटर बारिश ने इलाके का नक्शा बदल दिया है। पहले आप 400 कह रहे थे, अब वो और भी ज्यादा काउंट हो रहा है। चकवाल में 450 मिलीमीटर बारिश के बाद जो है वो फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और इट इज समथिंग दैट पीपल आर नॉट यूज्ड टू कि हम इसको टैकल किस तरह करें। ये भी एक बड़ी चीज है कि एक हमने हर मौसम देख लिया, सब कुछ, एंड यू थिंक कि हम कर लेंगे इसको और ये वीकेंड। अच्छा, वो जो छोटा डैम मैं आपको बता रहा था ना, धराबी के मकाम पर, वो धराबी का मकाम है। छोटा डैम यहाँ टूट गया, मुताद्दिद सड़कें रैलों में बह गई हैं। दर्जनों देहात का शहर से जमीनी राब्ता कट गया है। पाक फौज ने चक्री और दीगर इलाकों में सैलाबी रेलों में फंसे कई अफराद को एयरलिफ्ट किया है। विजुअल्स भी हैं, नजर आ रहे हैं। जेहलम में सैलाबी रेले में फंसे 6 पुलिस एहलकारों को बचाया गया। एनडीएमए ने हसास इलाकों के मकीनों को 3 से 5 दिन की खुराक, पानी और अद्वियात फराहम करने का इंतजाम करने की हिदायत कर दी है। लोगों से ये कहा गया है कि वो बारिश के दौरान घरों में रहें। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कल एनडीएमए का हंगामी दौरा भी किया। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है। उनकी गुफ्तगू भी सामने आई कि वी हैव टू पुट अ एक्ट टुगेदर, क्योंकि है कि आगे इससे ज्यादा बारिशें होंगी। एनडीएमए को सूबों से राबते मजीद बेहतर करने की हिदायत भी की है। ये क्लाउड बर्स्ट जो हैं, ये इसमें ज़्यादा शिद्दत आएगी, इंटेंसिटी आएगी, तो उसी तरीके से हमें अभी से आइंदा के लिए उसकी तैयारी करनी चाहिए। वफाक को, आपको, एनडीएमए को, सूबों के साथ मिलकर बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन हमारी होनी चाहिए। जिस तरह ये पेश गोई की जा रही है, प्रेडिक्शन है कि आइंदा इंटेंसिटी बढ़ेगी। I think we have to put our act together and do everything to minimize the damages out of these outbursts.
अच्छा, बहुत सी जगहों पे हमने देखा है और मतलब दिस इज सीरियस वर्क इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली अगर कोई कोताही हो जाए तो हम ही बैठे होते हैं सबसे पहले तो क्रिटिसाइज करने के लिए, बिकॉज इट्स देयर जॉब टू रेस्क्यू पीपल। और रावलपिंडी में हमने देखा है कि काफ़ी रेस्क्यू ऑपरेशंस भी हुए, सड़कें भी एक्चुअली क्लियर कर दी गई। तो काम जो था वो, हमें कभी कभार लगता है ना कि काम उस तरह नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअली दिस इज बियॉन्ड एनीबॉडीज कैपेसिटी। This is काम indeed. बहुत ज्यादा, मतलब दिस इज अनएक्सपेक्टेड, नॉट जस्ट फॉर द आम जनता पब्लिक, लेकिन जिन्होंने इमरजेंसी सर्विसेज ने जो काम करना है, सड़कें क्लियर करनी है, जो रेस्क्यू कर रहे हैं, जो सड़कें क्लियर कर रहे हैं, जो दिन रात लगे हुए हैं, बहुत मुश्किल है। बिकॉज एक तो रिलेंटलेस बारिश भी तो है, या तो कहीं रुके कोई मौका मिले, ये तो इतना फोरकास्ट भी है, बारिश इतनी ज्यादा हो रही है, हर चीज जरा मतलब अब ये बारिश नहीं है, ये कुदरती आफत ही आप समझें। और जाहिर है कि हम सलूट करेंगे उन तमाम रेस्क्यू एहलकारों को, उन तमाम वर्कर्स को, उन तमाम सैनिटेशन के वर्कर्स को, निकासियाब के लिए काम करने वाले, मदद करने वाले लोगों को, जो दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं लोगों की सहूलत के लिए। सो हैट्स ऑफ टू यू। अभी हम बात करेंगे इरफान अली काठिया साहब से, जो कि DGPD-MA हैं पंजाब से। जस्ट इन अ व्हाइल, हम थोड़ी देर में ही उनसे बात करेंगे, बिकॉज वी वांट टू नो कि क्या क्या किस लेवल की इमरजेंसीज हैं, किस तरह उनको टैकल किया जा रहा है, कितनी प्रिपेयर्डनेस थी, और आगे बिकॉज अभी भी फोरकास्ट बता रहा है कि बारिशें तो चलेंगी, बेशक 1-2 दिनों का गैप हो या जो भी हो, बट वी आर स्टिल इन द सीजन ऑफ मॉनसून, सो वी वांट टू नो कि कितनी तैयारी है और क्या नहीं है। इस तरह हुआ मुतादिद इलाकों में ज़ाहिर रेस्क्यू हमारे जो एहलकार हैं वो मुतहर्रिक हैं, फिर जहाँ बिल्कुल ही सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आ रही होती वहाँ फिर फ़ौज पाकिस्तान से मदद तलब की जाती है। पाक आर्मी इन इलाकों में मुख्तलिफ लोगों को लिफ्ट करती रही है और लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इस तरह ये बिल्कुल वही मंजर है हमने देखा है सवात में जो हुआ है। उसके बाद मुझे लग रहा है कि एक और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई है अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि ज़ाहिर है इतना बड़ा सानेहा जो हो गया बाय द वे, वहाँ उस रैले में बहने वाले एक बच्चे की लाश 20 दिन बाद कल मिली है। मतलब वो तो ऐसा था कि टू बी ऑनेस्ट दैट न्यूज़ actually that incident made global news, क्योंकि that was caught live on camera। मतलब लोग मूवीज बना रहे हैं, वीडियोस बना रही हैं, लेकिन कोई पहुंच नहीं सकता था। तो that you're right, उसकी वजह से काफी। अच्छा, मुल्तान चलेंगे और इमरान चौधरी हैं, अभी हम उनसे सूरत हाल मालूम करते हैं। बताइएगा, हमने देखा नॉर्दर्न पंजाब शदीद मुतासिर है, सेंट्रल पंजाब में भी बारिश हो रही है, अभी सर्दर्न पंजाब में उस तरह से इतनी बारिश नहीं हुई है। मुल्तान में मौसम कैसा है, पेशगोई क्या है और तैयारी क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंटली? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जनूबी पंजाब में बारिशों का उस तरह से स्पेल नहीं है। सिर्फ डीजी खान राजनपुर के इलाके में कुछ बारिश हुई थी। अगर मुल्तान की बात की जाए तो आज मुल्तान में कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इस वक्त हवा तो चल रही है और जुज़वी तौर पर मतला अबर आलूद है। गुज़िश्ता 3 से 4 रोज़ में वक्फे वक्त से सिर्फ 2 दिन हल्की बारिश हुई है और आने वाले दिनों में भी 4 से 5 रोज़ तक जो है वो हल्की बारिश की जो है वो तवक्को की जा रही है। यहाँ अब्दुल्ला, मैं आपको ये बताऊँ कि जो आप कह रहे थे इंतजामात, तो यहाँ पे मुल्तान में तो इंतजामात जो है ना वो कबल अज़ वक़्त तो हमें होते हुए कोई नजर नहीं आ रहे। अगर तेज बारिश होती है या कोई सैलाबी सूरत हाल बनती है तो फिर इंतजामिया क्या करती है, तो वो उनकी स्ट्रेटेजी होगी। लेकिन अभी सिर्फ मुल्तान के सिर्फ 2 से 3 अहम चौक हैं, वहां पर सिर्फ एक वासा की जानिब से बैनर्स या कैंप लगाए गए हैं। लेकिन इसके अलावा जो है खास तौर पर जो दरिया चनाब का इलाका है वो मुल्तान से तकरीबन 100 किलोमीटर एरिया है जहाँ से दरिया चनाब गुजरता है और नॉर्मली उसमें पानी नहीं होता। लेकिन अब वहाँ पे इन बारिशों की वजह से पानी की सतह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होना शुरू हो गई है और ख़ास तौर पर जो मुल्तान की तहसील जलालपुर और शुजाबाद के जो बेट के इलाके हैं वो मुतासिर होना शुरू हो चुके हैं। तो वहाँ से लोग जो है वो इतनी बड़ी तादाद से लोग तो मुतासिर नहीं हुए, लेकिन वहाँ पर जो फसलें हैं, जो उनके जानवर हैं, वो ज़रूर जो है वो मुतासिर हुए हैं और उन इलाकों में ज़रूर जो है वो बेट के अंदर जो है वो फ्लड वार्निंग ज़रूर जारी की गई है और लोगों को ये कहा गया है कि वो अपने जो हिफाजती। ठीक है इमरान, आप हमें बता रहे हैं कि इंतजाम क्या किए गए हैं, उस तरह से जो आपको मुतासिर नहीं किया है बारिशों ने, लेकिन यू नेवर नो, तैयारी तो पूरी रखनी चाहिए। यही तो सारी बात है, इसी को प्रिपेयर्डनेस कहते हैं कि तैयारी पूरी रखनी चाहिए। पूरे मुल्क का ये हाल है। तो और बारिशें हल्की फुल्की तो हो ही रही हैं। हाँ, राजनपुर वगैरह में तो जाहिर है सूरत हाल बनी थी। रावलपिंडी का हमें ऑब्वियसली हाल जानना है, चकवाल का हाल जानना है। इरफान अली खाटिया साहब ने हमें ज्वाइन किया है, DGPD-MA पंजाब है, इनसे भी प्रिपेयर्डनेस की चूंकि हम बात कर रहे हैं। साथ ही शबीर डार हमें ज्वाइन कर रहे हैं।
रावलपिंडी से। इरफान साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। दिस मस्ट बी अ वेरी बिजी टाइम फॉर यू। जरा बता के क्या तैयारी है, क्योंकि बारिशों का सिलसिला जो है वो कुछ हफ्तों से स्टार्ट हुआ है। बीच में हमने बड़ी ट्रेजेडीज भी देख ली जहां हमें लगता है कि रेस्क्यू किया जा सकता था, लेकिन टू मेक श्योर दिस डजंट हैपन अगेन, तैयारियां क्या हैं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और बिल्कुल जी, तैयारियां आपने देखा कि जिस तरीके से धुआंधार स्पेल जो है, ये थर्ड स्पेल जिसने पूरे पाकिस्तान को और खास तौर पे पंजाब को ग्रिप में लिया, और इसके पेश नज़र पूरे पंजाब में और खास तौर पे हमारा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत ज्यादा बारिशें हुई। और आपने देखा कि चकवाल में, पिंडी में अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल, इवन चकवाल में पिछले 30 से 40 साल में इतनी बारिश नहीं हुई जिस तरीके से क्लाउड बस्टिंग और बाकी फिनोमिनाज ने जन्म लिया। लेकिन मैं फिर यहाँ कहूंगा कि क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल डायरेक्शंस पे हमने रिपीटेड साइकिल में डी वाटरिंग अपना डी सिल्टिंग को इंश्योर किया हुआ था, जितने हमारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स थे, जितने वाटर कैरिंग चैनल्स थे, उनकी बारहा सफाई करवाई हुई थी, जिसकी वजह है कि ये इतने ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड मैग्नीट्यूड पे जब पानी आया तो उसके बावजूद इवन पिंडी की तकरीबन 6 से 8 घंटे बाद मेन शाहराहें हमारी एटलीस्ट क्लियर थी। आपने देखा नाला लई, उसने 20 के बाद हम इवैक्यूएशन पे आ जाते हैं, 22 फुट अचीव किया कटारियां और गवाल मंडी पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा मैं आपको ये कहूं कि जितना रैपिड रिस्पांस पंजाब में हुआ, हमें जहां हेलीकॉप्टर्स की जरूरत थी फौरन हेलीज अरेंज हुए। कोई एक ऐसी इंसानी कीमती जान नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि ये रेस्क्यू की जा सकती थी और पंजाब में ये नहीं हो सकी। आप देखें जेहलम में सुबह बिफोर फजर उस वक्त डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ तमाम वर ऑन द इन द फील्ड, हेलीज वर अरेंज्ड, और जेहलम के दोनों गांव से, दारापुर से और बाकियों से तकरीबन 90 लोगों को हेलीकॉप्टर पे, हमने हेलीकॉप्टर्स की एक पूरा उस प्लान के तहत उनको बड़ी जबरदस्त बात है। और सर्टनली हम यहाँ तारीफ भी कर रहे हैं उन तमाम एहलकारों की जो इस ऑपरेशन में भी शामिल थे, और साथ साथ वो तमाम वर्कर्स जो कि पानी की निकासी के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, और इंतजामिया भी इसमें मुतहर्रिक है। लेकिन अब आगे क्या करना है? बारिशें मजीद भी हो सकती हैं, जिन इलाकों में पानी खड़ा रहेगा उसमें नया चैलेंज बीमारियां फूटने, मच्छर पैदा होने, लोगों को खुराक और अद्वियात की कमी की सूरत में भी सामना करना पड़ सकता है। तो उसके लिए क्या तैयारी है? वील कम बैक टू यू अभी थोड़ी देर में, लेकिन शब्बीर डार से हम रावलपिंडी और अतराफ की सूरत हाल मालूम करें। शब्बीर, रावलपिंडी एक अजब मंजर पेश कर रहा था, मतलब वो हाउसिंग सोसाइटियां हों, वो नाला लई के अतराफ के इलाके हों, वो बड़ी बड़ी अहम शाहराहें हों, वो इस्लामाबाद की सड़कें हों, अभी क्या ज्यादातर इलाकों से पानी निकल गया है? जी अब्दुल्ला, रावलपिंडी में आज जो सूरत हाल है वो बिल्कुल कंट्रोल में है। जो नाला लई में कल तुगयानी हुई थी, वहां भी पानी अब मामूल के मुताबिक चल रहा है। और जो नशीबी इलाके हैं रावलपिंडी के, जहां पर लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया था और नदी नाले बिखर गए थे, बरसाती नाले बंद हो चुके थे, उसकी वजह से जो है आबादियों में पानी दाखिल हो गया था। अब गुज़िश्ता रात ही ये सारा क्लियर किया गया था, लेकिन आज भी मतलब अबर आलूद है और बारिशों का मजीद इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया कि 1-2 दिन हल्की बारिश होगी, लेकिन अगले हफ्ते मंडे से मजीद शदीद बारिशों का जो है कहा जा रहा है। लेकिन गुज़िश्ता रोज जो 18 घंटे मुसलसल बारिश हुई और शदीद बारिश हुई, जिसके बाद रावलपिंडी में सैलाबी सूरत हाल पैदा होगी। नाला लई में पानी जो है 23 फीट तक बुलंद हो गया। इसी तरह दरियाई सुबह जो है कोरंग नाला, इसी तरह जो रावलपिंडी के दीगर नवाही इलाके हैं, यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल पैदा होगी और लोग घरों में फंस कर रह गए। मुश्किल से करीबन 100 के करीब जो लोग, जिन लोगों ने छतों पर पनाह ली थी, उनको रेस्क्यू की गया। इसी तरह रावलपिंडी के जो इलाके हैं, डोक दलाल, इसी तरह डोक खबा, फौजी कॉलोनी, पीर बदाई, यहाँ पर भी लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया और जो है लोग बड़ी मुश्किल में आए। इट इज अ रिलीफ टू नो कि अभी सूरत हाल अंडर कंट्रोल है। अच्छा काकिया साहब जी, बिल्कुल आपसे हम ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या बाकी सूबों के एनडीएमए से भी आप लोग रात दिन ने पीडीएमएस, क्योंकि ऑब्वियसली असिस्टेंस भी चाहिए होती है, कहीं बारिश हो रही होती है, कहीं नहीं होती, तो क्या आप लिएजॉन में हैं सारे आपस में?
जी बिल्कुल, बड़ा हमारा कोऑर्डिनेशन, मिसाली कोऑर्डिनेशन है विद द एनडीएमए एंड विद द अदर सिस्टर एजेंसीज एंड पीडीएमएस ऑफ द अदर प्रोविंसेस एज वेल। और इसमें बिल्कुल कहीं पे हैंड होल्डिंग की जरूरत हो तो वो हम आपस में वो बिल्कुल प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इजाजत के साथ वो जरूर करते रहते हैं। अब जैसे अभी बात हो रही थी जी, 21 से दोबारा एक प्रॉपर स्पेल आ रहा है जो हमारे ईस्टर्न रिवर्स सतलुज और रावी की अपर कैचमेंट्स को में बहुत ज्यादा बारिशें बताई जा रही हैं, जिससे सतलुज और रावी में पानी के बहाव का बढ़ने का अंदेशा है। पेश नजर बिल्कुल पूरे जो तमाम नीचे फील्ड फॉर्मेशंस हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उन्होंने अपनी तमाम कोऑर्डिनेशन वो कंप्लीट कर ली, रिसोर्स मोबिलाइज हो चुके हैं सतलुज और रावी पे। तो खुदा ना खास्ता अगर, क्योंकि इस वक्त सतलुज और रावी बिल्कुल ही बिलो नॉर्मल चल रहे हैं, और अगर ये अपर कैचमेंट्स की बारिशें इतनी होती भी हैं तो उम्मीद यही है हमें कि रिवराइन फ्लडिंग का ऐसा कोई चांस नहीं बनेगा, लेकिन वी आर कंप्लीटली एंड प्रॉपरली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। और लेकिन क्योंकि इस साल का ओवरऑल मॉनसून 20 से 25% अबव नॉर्मल रेनफॉल प्रेडिक्टेड है, तो जिसकी वजह से अगस्त के महीने में उसके लिए आप तैयार हैं? अब जो शुमाली पंजाब के जो इलाके जो ऑलरेडी मुतासर हो गए हैं, इतनी बारिश हुई है जहां लोगों को रेस्क्यू भी किया गया, कामयाब ऑपरेशन भी किए गए, वहां बता सकते हैं कि कितना रकबा है, कितने देहात हैं, कितना इलाका है जहां पानी खड़ा है? जाहिर है पानी खड़ा है तो उसके और चैलेंजेस हैं। क्या पानी निकलने के आसार हैं? 1 हफ्ता 2 हफ्ता, हमने महीनों भी सैलाबज़दा इलाकों में पानी खड़ा देखा है। लोग वहां से निकल जाते हैं, वापस अपने घरों को आना एक चैलेंज बन जाता है। फिर बीमारियां, गैस्ट्रो, मच्छर, वबाई अमराज, वो एक अलग एपिसोड है। सो उसके लिए क्या तैयारी है आपकी? जी बिल्कुल, इस वक्त हम देखें तो मेजर हमारा जो फोकस पंजाब में है, बारिशें ऑलमोस्ट सारे पंजाब में बहुत ज्यादा हुई, लेकिन साउथ में कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। लेकिन पिंडी, जेलम, चकवाल, नॉर्थ में है, अप टू उकाड़ा, इन अजला में बारिश की को बहुत ज्यादा हुई, और कुछ ऐसे पॉन्डिंग एरियाज हैं। लेकिन मैं फिर दोबारा यही गुजारिश करूंगा कि जितनी मेन आर्टरीज हैं, जितनी मेन कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, तमाम वो फौरन बहाल हुए और लाइफ इज नॉर्मल। हाउएवर डी वाटरिंग इज बीइंग इंश्योर्ड, जहां जहां पे भी लो लाइंग एरियाज थे और वहां पे कहीं पानी ट्रैप है, बेशक वो शहरी इलाके हैं या देही इलाके हैं, खास तौर पे चकवाल, जेलम, पिंडी के मजाफाती इलाके, इनमें डी वाटरिंग जोरों शोर से जारी है। और इंशाल्लाह अगले 24 से 48 घंटों में चीजें बिल्कुल इंशाल्लाह नॉर्मल होने का। और अभी एक गुड थिंग वाज कि कल शाम से सिस्टम काफी हद तक वीक हो गया। अब क्लाउड जरूर हैं, लेकिन कोई बड़ी बारिश 21 की शाम तक हमारे पास नहीं है। तो इस स्पैन में इंशाल्लाह इसको यूटिलाइज पूरा किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब की बहुत क्लियर और स्पेशल डायरेक्शंस हैं। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स पीडीएम में पंजाब, वी आर इंश्योरिंग दिस, एंड इंशाल्लाह पब्लिक की सेफ्टी को और पब्लिक की के लिए कि कोई न्यूसेंस ना बने, ये हमारा अज़म है और इसको इंशाल्लाह इंश्योर किया जाएगा। So you've got that breathing space in between as well. बिल्कुल, very important and hopefully। बहुत शुक्रिया आपका इरफान साहब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। और देखिए ये सारी वार्निंग जारी करना पब्लिक को कि कहाँ कब पानी आ सकता है, रेलों की इतनी बात हो रही है, अपने घरों में रहें और राशन जो है कुछ दिनों के लिए वो भी अपने साथ रखें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये सारी चीजें भी आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, शबीर डार से एक बात पूछनी है, क्योंकि हम नाला लई का हमेशा शबीर सुनते हैं कि वो ओवरफ्लो हो ही जाता है, और खासतौर पे पिछले कुछ सालों से जो लेवल ऑफ बारिश हम देख रहे हैं, दैट्स आल्सो अनप्रेसिडेंटेड। 25% इस बार ज्यादा मानसून की बात भी हो रही है। तो कोई ऐसी अरेंजमेंट या फिर कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन की है कि ये ओवरफ्लो ना हुआ करे, या फिर ये रोकना नामुमकिन है? जी, नारालई की जो सफाई है वो हर साल होती है, और पंजाब हुकूमत की जानिब से इस साल भी करीबन 3 करोड़ के फंड्स जारी किए गए थे नारालई की सफाई के लिए। यही वजह है कि जो 250 मिलीमीटर मुसलसल बारिश हुई है, उसके बाद जो फ्लो था पानी का, जो तुगयानी थी, जो सैलाबी मंजर था, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। लेकिन चूंकि नारालई की सफाई पहले की गई थी, जून से यहाँ पर मशीनें लगी थी, तो पानी का जो फ्लो है वो रुका नहीं और वो निकलता रहा। लेकिन जो रावलपिंडी के जो नशीबी इलाके हैं, खास तौर पर फौजी कॉलोनी, पीर वदाई का, ढोक खबा का इलाका, यहाँ पर मुश्किलात हुई लोगों को, क्योंकि जब नारालई का पानी बुलंद हो गया तो जो नारालई की तरफ आने वाले जो छोटे नाले हैं, जिनका जो नशीबी इलाकों से पानी आता है, वो
नाला लई में गिरता है वो पानी बंद हो गया, क्योंकि पानी की सतह बुलंद हो गई और पानी ने बैक मारा और उसके बाद पानी नशीबी इलाकों में चढ़ गए, जिसकी वजह से सूरत हाल मुश्किल थी। और चूंकि जिले इंतजामिया मुतहरिक थी, रेस्क्यू 1112 सिविल डिफेंस और जो दीगर इदारे हैं वो मुसलसल निकासी आग के लिए मसरूफ थे और मशीनें भी लगी थी। इतना बड़ा कोई सानिया नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से बारिश हुई और पहली दफा हमने देखा कि 18 घंटे मुसलसल बारिश हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ। चलिए, पिंडी में पैदा होने पढ़ने वाले वो कह रहे हैं कि मतलब अनप्रेसिडेंटेड ये रेन थी, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से बहुत ज्यादा नुकसानात नहीं हुए। जाहिर है जो इंसानी जानों का ज़या हुआ वो भी अफसोसनाक है, लेकिन नुकसान इससे कई ज्यादा हो सकता था। अच्छा, हमें बताइएगा, इमरान चौधरी के बाकी पंजाब की हम बात कर रहे हैं, हमें बता रहे थे DGPDMA भी, और हमें बता रहे हैं शब्बीर डारबी के नालों की सफाई के लिए बड़े अरसे से काम चल रहा है। जनूबी पंजाब में भी, जनूबी पंजाब में कुछ लोगों का शिकवा रहता है कि उतनी तवज्जो नहीं होती, तो आपने इस दफा कोई चेंज देखा कि हाँ जी यहाँ भी उतनी ही तवज्जो से नालों की सफाई और इंतजामात किए गए? देखिए, मुल्तान शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर नाले सच नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो वासा का सीवरेज सिस्टम है वो बहुत बुरी तरह से हमने ये देखा है कि फ्लॉप रहता है। शहर के बेशतर इलाकों में जो है वो आए रोज जो है वो गढ़े सीवरेज लाइनें जो हैं वो टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से जो है वो नशेबी इलाके सबसे ज्यादा इस वक्त थ्रेट पे है। अगर थोड़ी सी बारिश ज्यादा होती है तो खास तौर पर जो मुल्तान के जो अंदरून शहर के इलाके हैं, जो पुरानी आबादी है, और इसके अलावा 9 नंबर चुंगी और गुलगश्त के कुछ इलाके हैं जहाँ पे सीवरेज सिस्टम ऑलरेडी जो है वो नकारा है, वहां पर लोग काफी ज्यादा परेशान है। और वहां पर जब भी बारिश अगर थोड़ी सी ज्यादा होती है तो वहां पर जो पानी है वो लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है। लेकिन वासा हुकाम का ये दावा है कि उन्होंने शहर की चंद मेन जो सीवरेज लाइनें हैं उनकी सफाई भी की है और डिस्पोजल सेंटर्स जो हैं वो भी अपनी पूरी कैपेसिटी में चलेंगे अगर बारिश होती है। और इसके अलावा जो बड़ी बड़ी सीवरेज लाइनें थी उनकी सफाई कर ली गई है। अगर जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो बारिश से जो रोद कोइयां चलती हैं वो डीजी खान डिवीजन जो है वो सबसे ज्यादा मुतासर होता है। रोद कोइयों की वजह से राजनपुर का इलाका है और तौनसे का इलाका है। गुज़िश्ता चंद दिनों से जो है जब ये बारिशें हुई हैं जनूबी पंजाब में तो डीजी खान का जो बलाई इलाका था को सलेमान का, वहां पर बारिशें होने से वहां पर जो रोद कोइयां थी, जो नाले थे बरसाती, उनमें काफी ज्यादा तुगयाने आई थी, लेकिन अब वो भी नॉर्मल हो चुके हैं। ये जो आपने अभी पॉइंट आउट किया ना इमरान चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। शबीर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ये सीवरेज सिस्टम का जो मुल्तान में जो पॉइंट आउट किया, दैट नीड्स टू अपग्रेड देमसेल्व्स एज वेल, क्योंकि चले वहां उस तरह बारिश नहीं हो रही, लेकिन देन यू नेवर नो, ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर्ड रहे तो बेहतर है। और इसके लिए हम सबको तैयार रहना पड़ेगा। वज़ीर आज़म की भी देखिए, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम अगर खराब होना तो बड़ी तबाही होती है, एंड वी कैन रिलेट टू इट इन कराची एज वेल इन द पास्ट, और उसको भी अपग्रेड करने की कोशिशें जो हैं वो हमेशा ही चल रही होती है। वी आर ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन, लेकिन ये कर लेना चाहिए बिफोर समथिंग हैपेंस ओवर देयर। वी आर ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन से मुझे वो याद आ गया बकरा किस्तों पे ना, लेकिन अभी हम वो जिक्र नहीं करेंगे। इन एनी केस, अच्छा अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन हम सिंध में बारिशों की पेशगोई है, बात करनी है हमने। हाँ जी, क्योंकि एक नया सिस्टम जो है वो बन रहा है, सो बारिशें जो हैं वो इधर भी हो रही हैं और हो सकती हैं मजीद। तो उसकी क्या तैयारी है, क्या प्रेडिक्शन है, उसके बारे फोरकास्ट है राजा, उसके बारे में हम बात करेंगे इस ब्रेक। हाँ, फोरकास्ट। वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले हम आपको बता रहे थे कि पंजाब में मानसून बारिशों ने तबाही मचा रखी है। डैम टूट रहे हैं, नाले जो हैं वो बिल्कुल ओवरफ्लो कर रहे हैं, और शहरी आबादियों की इंतजामिया के लिए पानी को संभालना एक चैलेंज बना हुआ है। लेकिन चैलेंज को वो कर रहे हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है चैलेंज। जानी और माली नुकसान अलग हो रहा है। अहम बात यह है कि महकमा मौसमियात के माहिरीन कह रहे हैं कि बारिशों का ये सिलसिला अब सिंध की तरफ जो है उसका रुख है, और सिंध में आज ही बारिशों की पेशगोई की जा रही है। अब सिंध में कहाँ ये भी आपको बता दें कि आज जो बात हो रही है ना दादू, वो, हाँ बताओ। कंबर शहदाद कोट में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, फिर थरपारकर है, उमरकोट है, मीरपुर खास है, ठट्ठा है, सुजावल है, बदीन है, जो हमारे समुद्री इलाके हैं, इन इलाकों में भी बादल बरसने के इम्कानात हैं। कराची में कल बारिश की तवक्को है, और कराची में बारिश से निपटने के लिए हुक्काम कह रहे हैं कि हमारे तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं, हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। दावे तो हैं, मगर अब भी लोग कह रहे हैं कि जो बेशतर नाले हैं उनमें सफाई उन्हें उस तरह से नहीं नजर आ रही, अभी भी कूड़ा करकट नजर आ रहा है। गली मोहल्ले के नाले भी सफाई से महरूम हैं।
ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आपको पता है कराची में बदतरीन अर्बन फ्लडिंग का तजर्बा हम सबको हो चुका है। नॉट सो लॉन्ग अगो। ये सारे वो ऐसे मनाजिर थे बाय द वे जो कराची में हुआ था ना, वो लोगों को दे आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अच्छा जी, अब ये सिंध में जो सिस्टम आ रहा है, थोड़ी बहुत बारिश कल हुई है इधर उधर, और फिर हैदराबाद में पिछले कुछ दिनों में जो बारिश हुई है दैट वाज वो खासी तूफानी थी। अंजुम नजीर सहगम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेट्रियोलॉजिस्ट हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं पाकिस्तान मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। बहुत शुक्रिया अंजुम साहब। अंजुम साहब, जाहिर है हम पंजाब की सूरत हाल देख रहे हैं, पहाड़ों की सूरत हाल देख रहे हैं, सिंध में अब जो पेशगोई की जा रही है इस सिस्टम की, ये कब से बारिश बरसाएगा, कितनी बारिश बरसाएगा? जी बहुत शुक्रिया। देखें, अगर हम इस सिस्टम की बात करते हैं तो ये स्टिल डिप्रेशन की सूरत में जो है सेंट्रल इंडिया पर मौजूद और इम्कानात हैं आज ये राजस्थान की तरफ मूव करता हुआ हमारी सरहदों के आसपास पहुंच जाएगा। और इस बात की तवक्को है कि कल से जो है वो सिंध के अक्सर इलाकों में बारिश हो जाएगी, जिसमें जो हमारे ईस्टर्न अजला हैं जिसमें घोटकी, खैरपुर, उसके बाद उमरकोट, मीरपुर खास, उसके साथ साथ थरपारकर, और आगे आ जाए तो बदीन, ठट्ठा, सुजावल, सांगड़, इवन हैदराबाद, जामशोरो, इन इलाकों में मोतदिल से कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। जबकि अगर आप वेस्टर्न साइड पर आए तो दादू, कंबर, शहदादकोट और उसके साथ साथ लाड़काना और कराची में जो है वो हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश की तवक्को है। अच्छा, हल्की से दरमियानी। अच्छा, ये जो पेशगोई हो रही है, जो फोरकास्ट हो रही है, ये इस मौसम में नॉर्मल बात है? बिकॉज ऑब्वियसली पिछले कुछ सालों से तो हम देख रहे हैं आफ्टर 2022 जब एक तबाही आ गई थी पूरे मुल्क में ही, ऑफ कोर्स कराची तो डूब ही गया था, उसके बाद से मामला जो है थोड़ा सा सेटल लग रहा है। उस किस्म की थैंक गॉड के वो हालात नहीं है। अभी जो फोरकास्ट है वो भी जो एक्सपेक्ट किया जाता है हर साल इस मॉनसून के सीजन में, उतनी बारिश होगी? जी देखिए, जब महकमा मौसमियात ने अर्ली स्टेज पे अपनी फोरकास्ट इशू की थी मॉनसून की, तो उसमें बाकायदा तौर पर बता दिया था कि कुछ इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि जो कि प्रॉब्लम डेवलप करेंगे। तो लाइकवाइज 14 तारीख को हमने लास्ट एडवाइजरी दी थी, उसके बाद पीएमडी की वेदर ऐप के ऊपर गाहे बगाए इसके नोटिफिकेशंस हम देते रहे हैं कि सिस्टम किस तरह से पेनिट्रेट कर रहा है। 14 तारीख को वाज़ेह तौर पर बता दिया गया था कि इन इलाकों में जहां बारिश हुई है यहाँ पर शदीद मूसलाधार बारिश हो सकती है। तो सिचुएशन वैसे ही हुई। अगर हम कराची की बात करते हैं तो कराची में एज सच जो है वो इतना प्रॉब्लम अभी तक नहीं है, एज सच इतनी कोई स्ट्रॉन्ग बारिश नजर नहीं आ रही। कराची में तो वैसे एक ही बारिश हुई है इस मौसम की, और वो भी इतने महीनों के बाद हुई थी। कराची में थोड़ी सी बारिश की जरूरत भी है। सो इस मॉनसून में भी जो बारिश हो गई बस वही होगी, या बारिश हो सकती है एक और तगड़ी बारिश कराची में होगी मॉनसून में? जी, इस बात की तवक्को है कि 28 तारीख से एक स्ट्रॉन्ग जो है ना मॉनसून का सिस्टम बे ऑफ बंगाल में डेवलप होगा, और उसकी तवक्को है कि वो सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा और वो कराची को कुछ अच्छी बारिश देने के इम्कानात उसमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी कि वो कितनी बारिश देता है, क्योंकि अभी तो जाहिर है उस तरह से बारिश हुई नहीं है। लेकिन हैदराबाद में जो अभी बारिशें हुई थी और जिससे सूरत हाल जरा अनकंट्रोलेबल भी हो गई थी, वो भी उस तरह से एक्सपेक्टेड नहीं था, या आप लोग पेशगोई कर रहे थे? क्योंकि एक दिन बाद की पेशगोई थी, एक दिन पहले ही बारिश हो गई और इतनी ज्यादा हो गई एकदम से। सो वो उस तरह का कोई फिनोमेना भी मुख्तलिफ इलाकों में हो सकता है सिंध के? जी बिल्कुल। हैदराबाद के लिए जो अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हुई दैट वाज एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रही है वो, और इस बात की तवक्को है कि जो करंट स्पेल आ रहा है कि सिंध के कुछ मुकामात पे लाइकवाइज सिचुएशन हो सकती है। ओके, ये चले, हमें एटलीस्ट तसल्ली थोड़ी सी इस बात से हो रही है कि जो भी बारिशों की फोरकास्ट है वो कंट्रोलेबल ही होंगी, वो एक्सपेक्टेड भी हैं, कोई अनप्रेसिडेंटेड इस किस्म की चीज नहीं हो रही कि बहुत ही ज्यादा बारिशें हो जाए, जैसे कि हम एक्चुअली पंजाब में भी देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया अंजुम साहब। ये ब्रेक लेंगे। बलूचिस्तान में सूरत हाल आपको पता है अच्छी नहीं है, तकरीबी कार्रवाइयाँ रुक नहीं रही हैं। अब सिक्योरिटी फोर्सेस, मजदूर, फनकार, पोलियो वर्कर्स, कोई भी महफूज नहीं है। सूबे का अमन अमान मुकम्मल दाव पर लगा हुआ है। दहशतगर्द पूरी कुव्वत से रियासत को चैलेंज कर रहे हैं। खासतौर पर पाक भारत जंग के बाद दहशतगर्दी के वाकयात में एक नया इजाफा हो रहा है। और बुध को कल्लात में बस पर होने वाले हमले में 3 अफराद जाँ बहक हुए, 13 जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में 3 अफराद में मशहूर कब्बाल
अहमद हुसैन साबरी और उनका बेटा अहमद रजा साबरी और इनका एक साथी मौसीकार आसिफ मलिक शामिल हैं। ये लोग क्वेटा एक कव्वाली प्रोग्राम के लिए एक्चुअली जा रहे थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी शहीद कव्वाल अहमद के घर गए। उनका कहना था कि इस बुज़दिलाना वाक़े के पीछे भी फितनतुल हिंदुस्तान का हाथ है। कव्वाल और उनके खानदान के कुछ लोग जो बलूचिस्तान एक कव्वाली के प्रोग्राम में जा रहे थे, ऐसा साहनिया हुआ है कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इस वाक़े में जो मुलव्विस अनासिर हैं उनको हम फितनाए हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं, जिसके शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। और जिन अनासिर ने भी ये बुज़दिलाना कार्रवाई की है, मैं उनको अपने मीडिया के भाइयों के जरिए पैगाम देना चाहता हूँ, इन फितनों को, इन बेगैरतों को, इन बुज़दिलों को, कि अगर इन्होंने अपनी कार्रवाइयों को बंद ना किया तो फिर हम इनको इनकी पनाह गाहों में घुस के मारेंगे। साथ ही आपको बताएं कि जिला वारान में एक ऑपरेशन के दौरान बुध को दहशतगर्दों से लड़ते हुए पाक फौज मेजर रब नवाज भी शहीद हुए। 11 जुलाई को पंजाब जाने वाले 9 मजदूरों को दहशतगर्दों ने बस से उतार कर कत्ल कर दिया। आपको याद होगा, ये भी हमने आपको बताया था। और वजारत दाखिला बलूचिस्तान की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल 2025 के पहले 6 माह में दहशतगर्दी के 501 वाक़यात हुए हैं। मतलब कैलकुलेट करें, लाइक कितने ज्यादा है, 1 every couple of days, जिनमें से कम 257 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनमें 133 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। यही नहीं है, पाइपलाइनों, हुकूमती असासों को भी निशाना बनाया गया है। वक्त सर्टनली आ गया है कि सूबे में हुकूमत की रट बहाल हो। रियासत को अब क्या करना होगा, ये बड़ा अहम सवाल है जो आवाम करना होगा, क्योंकि ये तो इम्बोल्डन ही होते जा रहे हैं। एवरी अदर डे इस किस्म की खबरें जो है वो आ रही हैं। शाहिद रिंद हमारे साथ हैं, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत। इनसे पता करते हैं कि प्लानिंग एक्चुअली है क्या। रिंद साहब, सबसे पहले तो गुज़िश्ता वाक़े से हम निकले नहीं थे, जो भी रिसेंटली हुआ था कि एक और बस को निशाना बनाया गया है, और इस वाक़े में किसका हाथ नजर आ रहा है, क्या मकासद हैं, अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, क्या पता चला है? जी देखिए, वाक़े में मुलव्विस बिल्कुल वाक़े पर ये मौजूद है कि फितनतुल हिंदुस्तान और जो हिंदुस्तान की प्रॉक्सी दहशतगर्द तंजीमें बलूचिस्तान में सरगर्म अमल हैं, वाक़े में वो अनासिर मुलव्विस हैं और उन्होंने मासूम मुसाफिरों की बस को जिसे कहते हैं घात लगाकर हमला किया, जिसके नतीजे में 3 अफराद शहीद हुए जबकि 10 के करीब जख्मी हुए, जिनमें 3 की हालत तशवीशनाक थी। और ये जो शहीद होने वाले अफराद हैं और जो जख्मी हैं उन्हें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के हेलीकॉप्टर में कराची मुंतकिल कर दिया गया है गुज़िश्ता रोज। और जो मजीद जख्मी हैं उनकी मुंतकिली के लिए जिसे कहते हैं वो कोशिशें सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमत मुश्तरका तौर पर कर रही है। साहब, बलूचिस्तान में जिस अंदाज की दहशतगर्दी हो रही है, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस हों या सिविलियन हों, मकामी लोग हों, गैर मकामी लोग हों, सिंध वाले हों, पंजाब वाले हों, कराची वाले हों, कोई भी लिटरली महफूज नहीं है। मतलब ये एक ही ग्रुप है जो इन सब लोगों को टारगेट कर रहा है, या ये प्रॉक्सीज जिनका आप जिक्र कर रहे हैं फितनतुल हिंदुस्तान की, ये मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जिनके टारगेट्स अलग अलग हैं? हिंदुस्तान की जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो फितना और खवारिज की सूरत में हो या फितनतुल हिंदुस्तान की सूरत में हो, नाम उस तंजीम का कोई भी हो, लेकिन ये बहुत वाज़ेह है कि जो दहशतगर्दी में मुलव्विस तंजीमें हैं बलूचिस्तान में, इन सब के जो लिंकेजेस हैं वो हिंदुस्तान से जाके मिलते हैं। नाम बदल के वो जरूर कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, लेकिन उनके जो लिंकेजेस हैं, उनके जो आका हैं, वो न्यू दिल्ली में बैठे हैं। अच्छा, क्लियरली इंडिया जो है वो कन्वेंशनल जंग तो नहीं जीत पाया, लेकिन ये हरबे अब आजमाए जा रहे हैं और यहाँ पूरा जोर जो है वो लगाया जा रहा है इसी तरीके से। तो ऐसी सूरत हाल में सूबे की हुकूमत, फोर्सेस, तमाम इदारे जो भी कर रहे हैं, क्या वो काफ़ी है रिंद साहब, या फिर इससे ज़्यादा कुछ करना होगा और कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की है, ये सूरत हाल हफ्तों और दिनों में डेवलप नहीं हुई। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ये सूरत हाल यहाँ पर है और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि माजी के एक वज़ीर आला असेंबली के फ्लोर पे ऐसी तंजीमों को अपने बच्चे कह चुके हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करती हैं दहशतगर्द तंजीमों को। तो फिर जब इस किस्म की अप्रोच के साथ यहाँ माजी हुकूमतें रही हों, तो फिर हम किस तरीके से कह सकते हैं कि हम गुज़िश्ता 2 दहाइयों में जो एफर्ट्स कर रहे थे काउंटर इंसर्जेंसी के लिए, काउंटर टेररिज्म के लिए, वो कामयाब होंगी। तो माजी में यहाँ की हुकूमतों का ये रवैया रहा कि ये जो जंग है वो दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस की है, जिसके नतीजे में हमें नुकसान हुआ।
मौजूदा सूबाई हुकूमत बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की सरबराही में काम कर रही है और उसका मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ये जंग जो है दहशतगर्दों के खिलाफ है। इस जंग को हमें मिनासुल कौम जिसे कहते हैं लड़ना होगा। इसमें तमाम मकातब फ़िक्र को अपनी अपनी हिस्से का काम जो है वो करना होगा, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे वो ऑफिसर्स हों, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हों, चाहे वो इंटेलिजेंसिया के लोग हों, चाहे वो मीडिया के लोग हों। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद रन साहब। आप कह रहे हैं कि मतलब अब वी आर क्लियर स्ट्रैटेजी एज वेल। पहले इफ्स एंड बट्स थे, अब इफ्स एंड बट्स नहीं है, तो सर उसका असर भी नजर आना चाहिए सर्टनली। अभी अच्छा, वो बारिशों के और क्या हालात हैं, रेस्क्यू किस तरह किया जा रहा है। एक चकवाल का हमने जिक्र किया था कि अनप्रेसिडेंटेड बारिशें हुई हैं और साथ जेलम में भी गुज़िश्ता रोज आपको बता दें कि तेज बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था, लेकिन आज सुबह सवेरे जो है वो पाक फौज, पंजाब पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने दोबारा ऑपरेशन शुरू कर दिया बिकॉज थिंग्स आर नॉट लुकिंग वेरी गुड ओवर देयर। हमारे साथ ही मोहम्मद डॉक्टर सुहेल, वो हमें बताएंगे कि अभी किस स्टेज पे है रेस्क्यू की कार्रवाई। इस तरह तेज़ बारिश और अंधेरे की वजह से फ्लैश फ्लडिंग ऑपरेशन को रोक दिया गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह सवेरे ही पाक फ़ौज, रेस्क्यू टीमें और पंजाब पुलिस के जवानों ने दोबारा शुरू कर दिया है। कई देहात जो है फ्लैश फ्लडिंग की वजह से ज़ेरे आब आ गए हैं। डिप्टी कमिश्नर जेलम के मुताबिक अब तक 498 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है और जब तक ऑपरेशन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक जो है अमवात और नुकसानात की रिपोर्ट सामने नहीं आ सकती। ऑपरेशन ज़ोरों शोर से जारी है। बारिश में कमी आ गई है और पानी के बहाव में भी काफ़ी हद तक जो है वो कमी आ गई है। जी, बारिश में कमी है और अब जरा मौसम भी साफ लग रहा है। क्विकली लेट अस टेक यू टू चकवाल नाउ। ख्वाजा सलीम हमें बता रहे हैं और खास तौर पे क्योंकि वहाँ कोई 450 टाइप मिलीमीटर बारिश हुई है, नेवर सीन बिफोर ओवर देयर। बहुत बुरा हाल था। ख्वाजा सलीम हमें बता रहे हैं मानसून की मौजूदा सूरत हाल में मंगल, बुध और जुमेरात को मूसलाधार बारिश को मौसमी माहिरीन बादल फटना करार दे रहे हैं। यही वजह है कि अभी तक रिकॉर्ड 443 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो कि चकवाल का एक नया रिकॉर्ड है। ये तमाम बुजुर्ग ये बता रहे हैं कि गुज़श्ता 6 दहाइयों में उन्होंने इतनी तेज बारिश और इतनी ज्यादा बारिश अभी तक नहीं देखी है। जिला चकवाल और तलागंग में इन बारिशों से 80% लोग बिलवास्ता और बराह रास्त मुतासर हुए हैं। 3 अफराद की हलाकत हुई है, जिसमें कस्बा खवाल में बाप बेटा भी शामिल हैं, जो मकान की छत गिरने से ये उसके नीचे दब कर जहाँ बाकू है। जख्मियों की तादाद भी बढ़ी है, पुख्ता मकानात बनीन बहुत हुए हैं, माल मवेशी भी हलाक हुए हैं। चकवाल के गली कूचे और शाहरात जो है ये एक झील का मंजर पेश कर रही हैं और ये बिल्कुल जो नशेबी इलाके हैं उसमें पानी लोगों के घरों के अंदर घुस गया है और लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान जो है और उनकी तमाम उनकी भर की जमा पूंजी जो है ये उधर इस पानी में बह गई है और नुकसान हुई है। तो उधर ये जो सरकारी डैम है वो तो बहरहाल महफूज रहे हैं, वहाँ पर हिफाजती इक़दाम बेहतर थे, मगर ये बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, you know, I was thinking with the climate change happening and all that, is it even a good idea to build basements in the homes? ये भी एक सवाल है। जो न्यू कंस्ट्रक्शंस हो रही है ना उसमें। In any case, हाजिर होते हैं। वेलकम। अच्छा जी, ये सुने और ये बड़ी अच्छी बात आपको लगेगी, वरना ऐसा होता नहीं होता अक्सर, पता नहीं अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। खैर, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और ऑपोजिशन में बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात पर इत्तफाक हो गया है। इत्तफाक मतलब ये अच्छी बात थी, किसी चीज पे इत्तफाक होना, तो दैट इज व्हाट वी मेंट। अच्छा, वजीर आला जब इस मामले पे इत्तफाक हो सकता है, जब सीटों पे इत्तफाक हो सकता है, इलेक्शन पे इत्तफाक हो सकता है, तो फिर अवामी इशूज पे भी इत्तफाक होना चाहिए ना। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने असेंबली इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। 20 जुलाई को इजलास की समरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भेज दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के हलफ लेने का इम्कान है और ज़राए ये भी बता रहे हैं कि अपोजिशन के तलहा महमूद, अताउल हक, रुबीना खालिद, दिलावर खान, नियाज अहमद और हुकूमत के मुराद सईद हैं, फैसल जावेद हैं, मिर्जा आफरीदी हैं, नूरुल हक कादरी हैं, आजम सवाती हैं, रुबीना नाज बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह की तस्दीक, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अपोजिशन के फार्मूले से इत्तफाक कर लिया है। कुछ इशूज थे
वो दूर हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर ने इत्तफाक राय से मुतालिक एक वीडियो बयान भी रिकॉर्ड करा दिया है। अच्छा चलें, ये तो हो गया। दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा आज नाराज उम्मीदवारों के साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात से कबल सेनेट इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ के कवरिंग उम्मीदवारों का इजलास जो है वो भी हुआ, जिसमें तमाम उम्मीदवारों का सेनेट इंतखाबात से जो है वो दस्तबरदार ना होने का फैसला सामने आया है। कवरिंग जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने कहा जी हम दस्तबरदार नहीं होंगे। सेनेट का टिकट ना मिलने पर पीटीआई के नाराज रहनुमाओं ने सलमान अकरम राजा से मुलाकात की है। मुलाकात में इरफान सलीम थे, खुरम ज़ीशान थे, आयशा बानो थी। इन्होंने अपने रिजर्वेशन से सलमान अकरम राजा को आगाह किया। आज सलमान अकरम राजा वजीर आला के साथ मिलाएंगे इन लोगों को। सो अबू बकर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ ही हैं जो इन मामलात पे नजर रखते हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में वो नाराज क्यों थे? वो चाहते हैं कि उनको नॉमिनेट किया, उनको मिलाने से क्या हो जाएगा? अब तो सारे नाम सामने आ ही गए। So what's going to happen? But anyway, यही हमने पूछना है और ये इत्तेफाक राय जो हुआ है इसका असर क्या होगा आगे आने वाले दिनों में, पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पे, और जहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान बरमला अली अमीन गंडापुर की तब्दीली के ख्वाहिशमंद। थोड़ी सी आयरॉनिक बात लग रही है ना कि हुकूमत और ऑपोजिशन में तो मामला तय पा गए, लेकिन हुकूमत के अंदर जो नाराज बैठे हुए हैं वो आपस में कब उनकी दोस्ती कह लें या जो भी है वो कब होगी? सो दिस इज अ लिटिल स्ट्रेंज फिनोमेना, लेकिन लेट्स सी कि आज क्या होता है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं इन जस्ट अ बिट। आपको पता है आज, अच्छा ये नेटवर्क भी बड़ा ऑफ है आजकल। मुझे तो कल इंटरनेट भी अपने घर का जरा आता जाता लग रहा था। सो जस्ट वंडरिंग इफ समथिंग इज हैपनिंग इन दैट रिगार्ड। और अक्सर मौसम जब जरा ऑफ हो तो फिर इंटरनेट भी थोड़ा सा हो जाता है, बट नथिंग, मतलब उस तरह तो कराची में कोई सीन नहीं बना हुआ। बट दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इन जस्ट अ बिट। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में एक तरफ ये इंतखाबात हैं, दूसरी तरफ 5 अगस्त भी बहुत दूर नहीं है, तो वो एहतजाजी तहरीक का क्या स्टेटस है? तैयारी क्या है? मतलब वी वुड रियली लाइक टू नो कि क्या डिटेल है, मतलब क्या सोचा हुआ है, पॉइंट ए से क्या पॉइंट बी जा रहे हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितना बड़ा एक्सपेक्टेड है कि लोग कहाँ से आएंगे, कारकुन कहाँ से आएंगे। सो कहीं से आएंगे या अपने अपने इलाकों में एहतजाज करेंगे, प्लान है क्या? There is no clarity about it basically. पहले तो ये क्लैरिटी नहीं थी कि 5 अगस्त कुछ हो रहा है या 90 दिन कुछ चलता रहेगा, लेकिन अब दोनों ही लगता है कि साइड बाय साइड ही चलेगा। ऑल्दो काफी लीडर्स जो हैं 5 अगस्त को भी हो जाएगा। पीटीआई के लीडर्स ने नेगेट ही कर दिया है कि 90 दिन वाला कोई नहीं 5 अगस्त को भी हो जाएगा, जाहिर है उससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन उसके बाद 90 दिन भी चलता रहेगा और उसके बाद भी चलता रहेगा। ये हम स्पेक्युलेट कर रहे हैं क्योंकि अभी तक प्लान किसी ने नहीं दिया, और इसीलिए हम जब इनसे बातें भी करते हैं तो हम कहते हैं कि प्लान जरूर बताएं, बिकॉज देन कारकुनों में भी एक स्पेक्युलेटिव बात ही चलेगी कि क्या होना है, किधर होना है। अच्छा जी, अगर हमारा राब्ता नहीं हो रहा तो हो रहा है नेट हमारा जो है ना, नेट उनका मसला कर रहा है। हाँ जी, अबू बकर खबरें थी कि जी इत्तेफाक राय पैदा हो जाएगा। आप लोगों को उम्मीद थी, एक्सपेक्टेड था, या फिर दिस इज न्यू? ये जो इत्तेफाक राय पैदा हुआ है ऑपोजिशन और हुकूमत में सेनेट में बिला मुकाबला इंतखाबात के लिए। देखिए अब्दुल्ला, बिल्कुल काफी जब से मखसूस नशिस्तों का फैसला हुआ है तो उसके बाद से ही ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इत्तेफाक राय जो है वो पैदा हो सकता है। और पहले जो बातें चल रही थी तो यकीनन उसमें कोई उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर जो पार्टी की मरकजी क़यादत है तो उन्होंने सीएम हाउस में एक मीटिंग की और इस पर तफसीली मशावरत की, और मशावरत के बाद जो है फिर ये फैसला किया गया कि अपोजिशन के साथ इस मामले पर जो है इत्तेफाक राय पैदा करना चाहिए। और इसी सिलसिले में जो है फिर वज़ीर-ए-आला ने एक कमेटी बना दी जिसमें पार्टी के सीनियर लीडरशिप को शामिल किया गया, और वो कमेटी जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपोजिशन के साथ जो है वो राब्ते शुरू कर दिए। ये राब्ते जो है तकरीबन 5 दिनों तक जारी रहे। इसमें अमीर मकाम साहब, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जो पार्टी दीगर अपोजिशन जमातें हैं तो उनसे मुसलसल राब्ते रहे। और फाइनली जो कल रात सीएम हाउस में एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, और पार्लिमानी पार्टी इजलास से कबल ही पीटीआई और जो अपोजिशन जमातें उनके दरमियान जो है मामला तय पा गए थे, और वो इस बात पर पहुंच गए थे कि इन्होंने जो है सेनेट इंतखाबात जो है
वो उसमें इत्तेफाक पे रहना है और उसमें जो बिला मुकाबला जो इंतखाबात है उस पर ही फोकस रखना है। तो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान पहले से ही मामला तय पा गए थे, लेकिन अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस को जो है वो एतमाद में लेना था और इस सिलसिले में कल पार्लियामानी पार्टी अच्छा अबू बकर, इसका असर क्या होगा बताइए। इससे पहले अली अमीन की तब्दीली की बहुत बातें हो रही थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बातें हो रही थी, मौलाना फजलुर रहमान तो इस ख्वाहिश का इजहार भी कर चुके हैं। मतलब ये जो डेवलपमेंट है, ठीक है, एक्सपेक्टेड था, इत्तेफाक राय हो जाएगा, सेनेट इंतखाबात के लिए इत्तेफाक राय हो गया। अब इसके बाद क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि अपोजिशन और हुकूमत बिल्कुल भाईचारे के साथ चलेंगे खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में? देखिए, ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो जो है भाईचारे के साथ रह सकते, क्योंकि सेनेट इंतखाबात के हवाले से सिचुएशन अलग थी और हुकूमत के हवाले से जो है चूंकि मौलाना फजल रहमान जो है वो खुलकर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर चुके हैं और JUI के दीगर रहनुमा जो है वो भी खुलकर जो है इनके खिलाफ बोल चुके हैं। साथ ही साथ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा चूंकि पीपल्स पार्टी के एक अहम रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो वो भी जो है खुलकर हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं। तो ऐसे बज़ाहिर ही नहीं लगता कि इसका असर जो है वो हुकूमती मामलात पर भी पड़ेगा। तो तासुर जो दिया गया है इससे तो सेनेट इंतखाबात तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद की सिचुएशन जो है। अच्छा, बाद की सिचुएशन में ये भी बता दें कि सलमान अकरम राजा जो नाराज उम्मीदवारों के साथ मिलेंगे अभी वजीर आला को, वहाँ क्या एक्सपेक्टेड बात हो सकती है? मतलब वो तो नाराज बैठे हैं, सीटें सारी निकल गई हैं, तो क्या समझौता होगा इनके बीच में? देखिए, ये एक बहुत बड़ा हैट्रिक बन गया है PTI की क़यादत के लिए, खुसूसन वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के लिए, क्योंकि जो लोग नाराज हैं तो वो देरीना कारकुन समझे जाते हैं और उसमें अहम रहनुमा जो है वो शामिल है। इरफान सलीम जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर के सदर है, एक अहम सिटी के वो सदर है, और वो जो है वो भी उन्होंने भी कल खुलकर ये बात की थी कि वो किसी सूरत जो है वो दस्तबरदार नहीं हो गए। इसके अलावा दीगर जो उम्मीदवार हैं सेनेटर्स के जो कि पहले तरजाती फहरिस्त में उनका नाम था, तो वो भी जो है खुलकर अब सामने आ गए और उन्होंने इनडायरेक्टली जो है अपने एक्स अकाउंट्स पे जो है ये बता चुके हैं वो कि वो किसी सूरत जो है वो दस्तबरदार नहीं होंगे। तो इसी सिलसिले में कल जो नाराज रहनुमा है, क्योंकि इससे कबल इरफान सलीम से वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी रब्ता किया तो उनको ऑफर भी की थी कि मैं आपको अपने कैबिनेट में बतौर एडवाइजर ले लूंगा, लेकिन उन्होंने डिनाई किया और उन्होंने। अबू बकर, जब हम ये कहते हैं कि कवरिंग कैंडिडेट्स जो हैं दस्तबरदार नहीं हो रहे, इससे क्या मुराद ली जाए? देखने वालों की आसानी के लिए प्लीज समझाइएगा। देखिए, वो अगर दस्तबरदार नहीं होते तो फिर ये एक बड़ा इशू बनेगा, क्योंकि वज़ीर-ए-आला ने अपोजिशन को ये यकीन दहानी की है कि जितने भी दीगर उम्मीदवार हैं तो वो जो है दस्तबरदार होंगे। और साथ ही साथ चूंकि इसके लिए भी एक अलग कमेटी बनी हुई है जिसमें चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर असद कैसर, उमर अयूब और दीगर पार्टी की मरकजी क़यादत जो है वो इन्वॉल्व है। तो अब देखा जाएगा कि किस हद तक ये उनको मनाने में कामयाब हो गए। अगर तुम मनाने में कामयाब नहीं होगे तो ये एक जो मुआहिदा हुआ है या जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान दे पा गए तो इस पर काफी हद तक असर बिल्कुल असर पड़ सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली इनको भी तो अकोमोडेट कहीं करना ही होगा। ये बताएं कि मामला जब तय हो जाएंगे, जब बात होती है तो किस तरह तय होते हैं? मतलब पास्ट रिकंसिलिएशन से कुछ बताएं कि क्या उनको क्या इंसेंटिव दिया जाता है ताकि वो जरा बैक डाउन हो जाए अपनी डिमांड से? और ऐसी भी इत्तलात हैं कि कवरिंग कैंडिडेट्स ही शायद तब्दील कर दिए जाएं, वो पॉसिबल है? देखिए, चूंकि जिस तरह कल सलमान अकरम राजा की मुलाकात हुई है तो इसके बाद अब चूंकि आज वज़ीर-ए-आला के साथ उनकी अहम मुलाकात है और इस मुलाकात पे जो है जाहिर सी बात है तमाम तरह एंगल्स को देखा जाएगा और डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि हमारे ज़राए ये भी कहते हैं कि सलमान अकरम राजा जो कि इस वक्त पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है और साथ ही साथ बानी PTI की जो बहन है अलीमा खान, वो भी इस हक में नहीं है कि बिला मुकाबला इंतखाबात हो जाए। तो चूंकि एक सलमान अकरम राजा एक अहम पोजीशन पे है और दूसरी तरफ अलीमा खान भी है, तो अब ये एंगल भी देखा जा रहा है कि पार्टी की जो अहम लोग हैं तो वो ये नहीं चाहते कि बिला मुकाबला इंतखाबात हो जाए। इसके एक और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह लें, इख्तलाफ कह लें। अच्छा, अगर ये आपने कहा कि ये बड़ा मसला बना हुआ है, देरीना जो कारकुन है वो बड़े नाराज हैं, तो इससे फिर क्या समझें अगर ये सिलसिला इसी तरह रहता है? अव्वल तो ये जो बिला मुकाबला लोग PTI की तरफ से मुंतखब होने जा रहे हैं, उनके ज़ाहिर सेंट्रल लीडरशिप के लोग होते थे, मुराद सईद हो गए, फैसल जावेद हो गए, आज़म सवाती हो गए, इन लोगों पे एतराज़ है कारकुनान को जो दीरीना कारकुन हैं, या फिर इन पे एतराज़ नहीं है? तो हम और इसके बाद क्या सूरत हाल बनती है? मजीद फैक्शंस, मजीद इख्तिलाफ राय, मजीद तोड़फोड़? ये जो नाम आपने लिए ये तो इतने एक्टिव भी नहीं थे, ये तो अभी तो मंजर आम में नहीं से गायब है। सर्टनली
देखिए, एहतजाज ऑलरेडी हो चुका है और किसी भी मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफी अहम रहनुमा है पेशावर डिस्ट्रिक्ट का सदर और साथ ही साथ उनका जनरल सेक्रेटरी जो है वो हुकूमत के खिलाफ पेशावर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते, तो बहुत बड़ी बात है। ये एहतजाज हो चुका है, उसमें पेशावर रीजन के सदर जो है वो शिरकत करते हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी रिफ्ट है। और जिस तरह के आपने बोला कि इनका एतराज उम्मीदवारों पर है, तो बेसिकली इनका एतराज ही उम्मीदवारों पे इनके मुताबिक जो मिर्जा अफरीदी है या मशाल यूसुफजई है और दीगर बात कुछ ऐसे उम्मीदवार है जिनका जो कि ये एतराज करने के देरीना कारकुनों को जो है वो अवॉइड किया जा रहा है, उनको जो है हटाया जा रहा है लिस्ट से। और वो कारकुन जो कि जब पार्टी पर सख्त टाइम था तो उस वक्त जो है वो मंजर-ए-आम से गायब थे, उनको जो है फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो बेसिकली इनका जो मसला है तो एतराज है, तो वो तो उम्मीदवारों पर है ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि इरफान सलीम जो कि पेशावर के सदस्य है और वो उम्मीदवार भी है, उनका मेन, जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका मेन वो ये बात यही है कि उनको जो है जबरदस्ती अपने जाती इख्तिलाफात की वजह से जो है सेनेट से हटाया जा रहा है। और वो बेसिकली अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जो है उन पे ये इल्जाम आए कर रहे कि मतलब अभी इत्तेफाक राय हो जाएगा, लेकिन इसके बाद और ऐसा लग रहा है कि मसाइल पैदा होंगे। अच्छा, अभी ये मुख्तसरन बता सकेंगे मिशाल साहिबा का क्या बना? उनके तायीद कुनंदान जो है वो कुनंदगान वो भी बैक ऑफ हो रहे थे। देखिए, मशाल के हवाले से हमने पहले भी एक खबर दी थी, एक स्टोरी दी थी कि वो जो है पीटीआई की पूरी लीडरशिप पे भारी पड़ गई है। और उस बात का सबूत ये है कि ऑब्वियसली बात है, उनको अली अमीन गंडापुर ने 2 दफा कैबिनेट से हटाया, साथ ही साथ कोर कमेटी के ग्रुप में जो है मशाल यूसुफजई जो है वो अलीमा खान के खिलाफ खुलकर बोली थी और काफी तंज किया था उससे, और उनको बोला था कि आपके बेटे जो है वो उनको क्यों इतना फैसिलिटेट किया जा रहा है। 9-10 मई वाकयात में उतने ही एफआईआर दीगर रहनुमाओं पर है और वो तो जेलों में है और उन पर काफी सख्ती है, लेकिन क्या वजह है कि आपके बेटे को जो है कुछ नहीं। तो ये डायरेक्टली जो है उस पर ये सेंस किया था। तो उसके बाद जो है अलीमा खान की उससे पहले भी मशाल के खिलाफ एक स्टेटमेंट भी दे चुकी, तो 2 अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान उनकी मुखालफत के बावजूद जो है मशाल को सेनेट का जो है वो टिकट दिया गया। तो ये एक ये भी जो है ये भी अबू बकर सिद्दीक, थैंक यू, आपने हमें अपडेट दी। तो ये मामला जो है वो माइट सीम लाइक कि अगर ऑपोजिशन और हुकूमत में कुछ हो गया समझौता तो ये मामला सेटल हो गया है, बट नॉट रियली, क्योंकि काफी चीजें अंदर से भी ब्रू कर रही हैं। लेट्स कम बैक टू कराची में एक और इमारत की छत गिरी है और इसका एक्चुअली पहले भी डर था, क्योंकि ये बिल्कुल वही हुआ है जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था। एक छत गिर गई है, 2 खवातीन जाँ बहक हुई हैं, 4 जख्मी हो गई हैं, और ये हादसा भी लियारी के इलाके ही में पेश आया है, जहां 2 हफ्ते पहले ओनली 2 वीक्स बैक एक इमारत गिरने से 27 अफराद जो थे वो जाँ बहक हो गए थे और कई जख्मी भी हो गए थे। और पुलिस के मुताबिक खड़ा मार्केट के करीब, अच्छा खड़ा मार्केट एक उधर भी है बेसिकली, इमारत के 6ठे फ्लोर की छत 5वीं मंजिल पर आ गिरी। जाँ बहक होने वाली 2 खवातीन बहनें हैं, जख्मी होने वाली इनकी बेटियां हैं। मालूम हुआ है कि इमारत की छत पर काम हो रहा था और ये इमारत 40 साल पुरानी थी, खस्ता हो चुकी थी। 4 जुलाई को 6 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने के बाद सिंध हुकूमत और SPCA समेत दीगर मुतल्लिक़ा इदारे मखदूश इमारतें खाली कराने की कोशिश में तो लगे हुए हैं, लेकिन मुश्किल से 2 या 3 इमारतें खाली कराई जा सकी हैं। इस अमल में और यहाँ भी मैं आपको कहूँ अब्दुल्ला, मैं भी यहाँ भी आपको कहूँ कि ये बचत हुई है। मतलब एक छत जो है वो दूसरे पे गिरी है और ये पूरे सैंडविच लेकिन बाकी नहीं गिरी, क्योंकि अगर बाकी तो सारे वो खत्म हो जाता है ना, जिस तरह लास्ट टाइम हुआ था लियारी में, वो 27 लोग ऑब्वियसली किस तरह। वैसे लियारी में इमारत के जो उसके बाद विजुअल सामने आए थे, जो उसकी बेसमेंट का हाल था, जिसमें लिटरली पिलर जो थे ना वो इतने रह गए थे, इतने रह गए थे, बाकी सब सरिया गल गया था, खत्म हो गया था। इट वाज अ डेथ वारंट, इट वाज क्लियर, इट वाज एविडेंट। और थोड़ा सा अब ये सुनने वालों की बात है कि कह रहे हैं कि अगर आप ऑलरेडी किसी बिल्डिंग में रह भी रहे हैं, इन इलाकों में पुरानी बिल्डिंग्स हैं, आपको बिल्डिंग की हालत से ही नजर आ जाता है, तो उसको चेक तो करवाएं कि वो इतने काबिल है कि आप उसके अंदर अभी भी रहें कि नहीं। अब ये आए दिन ये इस किस्म की खबरें आती हैं, तो मतलब असूलन तो इंसान को थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो जाना चाहिए कि अगर हम चेकिंग वगैरह कर लें अपनी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सदर जो है वो एम्प्रेस मार्केट के करीब एक मखदूश इमारत को 5 साल से खाली कराने की कोशिश में लगी हुई है, मगर इमारत के रिहायशी सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए हैं।
अदालत भी चले जाते हैं। अदालत ने दौरान समाअत कल SPCA के वकील से पूछा कि जिस टेक्निकल कमेटी ने इमारत खाली कराने की सिफारिश की है, इसमें 2 अरकान के नाम और दस्तखत सिफारिशात में शामिल ही नहीं हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कभी कभी मालिकान भी जायदाद खाली कराने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। अदालत ने SPCA को 28 जुलाई तक इमारत से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट देने की हिदायत की है। कानूनी पेचीदगियों से निपटना भी एक चैलेंज है। अच्छा, इसी पे हम बात भी कर लेते हैं क्योंकि सईद गनी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, वजीर बल्दियात सिंध हैं और बहुत से सवाल हैं। गनी साहब, इट इज कॉम्प्लिकेटेड जिसे कहा जाता है। बिल्कुल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और यकीनन आप लोगों के लिए मुश्किल भी होगी। कराची में एक और मखदूश इमारत की छत जो है वो गिर गई है और वहाँ मौजूद कुछ लोग जाबाग भी हो गए हैं। अभी हमने ये खबर दी है। ऐसी तमाम बिल्डिंग्स की निशानदेही करने के बावजूद अब तक ये खाली क्यों नहीं कराई जा सकी? ये सबसे बड़ा तो ये सवाल है कि क्या कहीं कोई कोताही हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो ये बात ध्यान में रखें कि जो डेंजरस बिल्डिंग्स डिक्लेयर हुई हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा है। पूरे सिंध में ये 740 हैं, कराची में 588 हैं और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ में 456 हैं। इन इमारतों को फौरी तौर पर खाली कराना इसलिए मुमकिन नहीं है कि एक बहुत बड़ी तादाद है फैमिलीज की जो इन इमारतों में रिहाइश पजीर हैं। हमने अब तक जो एक्सट्रीमली डेंजरस बिल्डिंग्स डिक्लेयर की गई थी, तकरीबन 59 के करीब उनका नंबर था, उसमें से कोई 41 हम खाली करवा चुके हैं और मजीद भी इंशाल्लाह ताला आइंदा कुछ दिनों में खाली हो जाएंगी। अच्छा, ये जो इमारत जिसका आज आप तस्करा कर रहे हैं, जो कल एक वाक़या हुआ जिसमें 2 ख़वातीन की जान गई, ये मैंने खुद भी विजिट की। ये बहुत ही एक छोटी सी गली में एक छोटा सा प्लॉट है जिसके ऊपर ये 4-5 मंजिला 5 मंजिला गालिबन इमारत जो है वो बनी हुई है और बहुत सारी इमारतें उसके साथ और भी बनी हुई हैं। ये इमारत जो हमारी डेंजरस बिल्डिंग्स की फहरिस्त है उसमें ये शामिल नहीं है और वहाँ आपके कैमरामैन भी मौजूद थे काफ़ी चैनल्स के, उन्होंने भी देखा होगा कि वहाँ कोशिश की गई थी कि सीमेंट के ज़रिए कुछ ऐसी मरम्मत करके वो निशानात मिटाए जाएं जिससे इमारत जो है वो खस्ता नज़र आ रही हो। और इस इमारत पे जो छत गिरी उसका भी सबब ये था कि इसके टॉप फ्लोर पर शायद कोई रिहेबिलिटेशन का कोई माइनर वर्क हो रहा था जिसकी वजह से वो दबाव उसका बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो छत गिर गई थी। क्या हुआ जिसमें 27 अफराद की जान गई। उसके बाद बहुत ही तेज़ी से बहुत प्रोएक्टिवली हमने काम किया है और इस पर मुतअद्दिद मीटिंग्स हो चुकी हैं। तकरीबन रोज़ाना ही इस पर इजलास भी होते हैं, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ भी तफवीज़ की जा रही हैं और इमारतें खाली भी हो रही हैं और कुछ तोड़ी भी जा रही हैं। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि चूँकि हमारे पास इतने ना इक्विपमेंट है ना इतनी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है कि हम फौरी तौर पर इन बिल्डिंगों को जो है वो तोड़ने की पोजीशन में आ सकें। हमने फ़िलहाल तो ये खाली कराना शुरू किए हैं और खाली कराना भी एक ज़ाहिर है कि एक मुश्किल अमल है, इसलिए कि लोग कई दहाइयों से इन घरों में आबाद हैं और एक दिन अचानक से हम जाते हैं और उनको कहते हैं कि अपने घर आप खाली कर लें, तो लोगों को बहुत तकलीफ होती है, मुश्किल होती है, रेजिस्टेंस आती है। लेकिन हम उन्हें कायल करके खाली करवा रहे हैं और हम उन्हें ऑफर्स भी कर रहे हैं कि कुछ लोगों को हमने मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हैं। मिसाल के तौर पर कहीं पर कम्युनिटी सेंटर्स हैं उनके हम उनको ऑफर करते हैं, कहीं कुछ स्कूल्स हैं, कहीं बैंक्वेट्स हैं और कहीं पर कुछ होटल्स हैं जो आसपास की आबादियों में हैं। हम उन्हें कहते हैं कि आप वहाँ चले जाइए। हुकूमत उनको फ़िलहाल तो ये कर रही है, लेकिन हमने जो फैसला किया है वो ये है कि फौरी तौर पर हमें इन्हें 3 महीने का किराया देंगे ताकि वो किसी जगह अपने आप को सेटल कर लें और उसके बाद एक लॉन्ग टर्म प्लान के लिए हमने आबाद के साथ, इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ और पीकेट के साथ मिलके एक लाएमल बनाने का अमल शुरू कर दिया है और उस पर हम देख रहे हैं कि कौन कौन से इकदाम हम कर सकते हैं जिसके जरिए मुस्तकिल तौर पर इन लोगों को आबाद किया जा सके। अच्छा सर, एक तरफ ज़ाहिर है सिंध हुकूमत के इरादे हैं, दूसरी तरफ कल भी हमने देखा कि एम्प्रेस रोड की एक बिल्डिंग थी, इसे अदालत पहुंच गए इसके रिहायशी इनखला रुकवाने के लिए। फिलहाल इमारत इन्हें छोड़ना भी नहीं पड़ी, इतना रिलीफ जरूर मिल गया है। तो जो कानूनी चैलेंजेस हैं इसके लिए क्या हिकमत अमली है आपकी? ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें बाज़ औक़ात अदालती फैसलों की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और मैं एक नहीं आपको दर्जनों मिसालें दे सकता हूँ कि जहाँ पर गैर कानूनी तामीरात हो रही थी और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने उनको रोका और अदालत उनको ये जाके कोई स्टे ऑर्डर दे देती है कि हम उनको डिस्टर्ब ना करें, उनको तंग ना करें, या स्टेटस को का एक ऑर्डर हो जाता है।
लेकिन जब स्टेटस को का ऑर्डर होता है उसका मतलब होता है कि वो जो चीज़ है जो की तू रहे, लेकिन कोर्ट से फैसला आने के बाद वहाँ पर दिन रात काम किया जाता है और काम करने के बाद वहाँ उसके कई फ्लोर जो है वो डाल दिए जाते हैं। और अगर इस दौरान हम रोकने की कोशिश करें तो हमारे इदारे के अफसरान के ऊपर तो अदालत के मुकदमात हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत सीरियस इशू है, ये इस वक्त लोगों की जान का मसला है। हमारी मौजूद अदालतें, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ उनका, लेकिन कम से कम इस किस्म के जो मामलात होते हैं उसमें अगर दूसरी जानिब का मौक़िफ़ सुन लेने के बाद कोई फैसला करें तो वो ज़्यादा मुनासिब है, वरना बगैर सुने स्टे ऑर्डर आ जाता है, फिर उसके बाद उस मुकदमे की पैरवी होती नहीं है, पेशी होती नहीं है, तारीख लगती नहीं है, किसी न किसी वजह से वो एडजमेंट्स ले लेते हैं और वो स्टे ऑर्डर जो है वो कई सालों तक जो है चलता रहता है। ये हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन अगर अदालत से कहीं से फैसला आ जाएगा तो हम उसमें तो ज़ाहिर बेबस हो जाते हैं। चलिए हम आपसे पूछते रहेंगे कि एक्चुअली इन सारी चीज़ों का क्या बना। अब वानी साहब, अभी बारिशें हैं और कल से मॉनसून भी एक और फोरकास्ट जो है स्पेल का वो आया हुआ है, और फिर एक नया फैक्टर भी है, इधर कराची में तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर जल्जले आ रहे हैं। तो क्या हुकूमत की इस पर भी नजर है, क्योंकि हमारा शहर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इमारतें तो देख ही रहे हैं आप, जल्जला प्रूफ तो कहीं से नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, मतलब क्या किया जा सकता है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और खुदा ना करे कि कोई इतना बड़ा ज़लज़ला शहर को आए और जिसके नतीजे में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो। लेकिन देखें, जहाँ पर जिन इलाकों में ज़लज़ले आए भी हैं माजी में, पाकिस्तान में या सूबा सिंध में या दीगर सूबों में, वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो कराची की तरह गुंजान नहीं थी। और कराची में चूँकि हम हाई राइज़ेस की तरफ चले गए हैं, मल्टीपल फ्लोर्स यहाँ पे लोगों ने बना लिए हैं, और खुदा न खास्ता अगर यहाँ कोई ऐसी सूरत पैदा होती है तो यहाँ ख़तरे का इम्कान भी ज़्यादा है, ज़्यादा जानी नुकसान का भी ख़तरा है और उसके इम्कान हो सकते हैं। अब इसमें जो हमारा इस वक्त कानून है बिल्डिंग कंट्रोल का, मैं ये बात, इसमें कोई मुझे शर्मिंदगी नहीं होती और मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि उस कानून की मौजूदगी में हम गैर कानूनी तामीरात को रोकने में कामयाब नहीं हो सके हैं, या गैर मयारी तामीरात जो हो रही थी उनको रोकने में कामयाब नहीं हो सके। और यही वजह बनी है कि हमने इस पर जो अमेंडमेंट्स पर काम शुरू किया है उसमें बहुत सख्त क्रिमिनल जो हैं वो कुछ ऐसी सेक्शंस हम डालना चाहते हैं जिस पे ये जो गैर कानूनी बिल्डिंग बनाना जो एक जुर्म जो है वो होगा, और उस जुर्म के नतीजे में ये काम करने वालों को, उनका आलाकार बनने वालों को, उनका पार्टनर बनने वालों को, उनकी मदद करने वालों को कानून के तहत हम सजा दिला सकेंगे, जेलों में डाल सकेंगे, सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे। तो शायद उसके बाद मुझे उम्मीद है कि इस काम में हम कामयाब हो जाएंगे, जिससे शायद कई बरसों से हम कामयाब नहीं हो सके थे कि ये रोक सकें इसको। ये सर्टनली बड़ा चैलेंज पीसीए में आपको वो तब्दीली लानी पड़ेगी जिसका आप अभी जिक्र कर रहे हैं कि एक जुर्म होगा इस तरह की गैर कानूनी इमारत बनाना, और इसमें पार्टनर बनने वालों को भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अगर ये होना शुरू हो जाए तभी रुकेंगी गैर कानूनी इमारतें और इमारत तामीरात, अदरवाइज नहीं। तामीरात, यस। ओके जी, चले जी, ये भी बात हो गई। ये जल्जले वाला फिनोमेना जो था ना, हमने वो भी ऐड किया था। इफ यू आर नॉट अवेयर तो कराची में छोटे छोटे जल्जले, मतलब एवर सिंस 1 जून, दैट वाज द डे, उसके बाद से दर्जनों, मतलब एवरी वीक वी हैव सम डिग्री ऑफ जल्जला, जो कि बड़ी ही ऑड चीज है क्योंकि कराची में दिस हैज नेवर बीन फेल्ट और एक्सपीरियंस बिफोर। तो ये भी एक नया फिनोमेना इधर आ गया। मलीर के डिस्ट्रिक्ट में वो कह रहे थे, हमने इस बात पहले होते थे, पहले से होते हैं, लेकिन जाहिर है उस दिन डीएचए से भी खबर आ रही थी कि वहां भी आए हैं, बल्कि 2-3 दिन पहले अब्दुल्ला ये हुआ था। अच्छा, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। क्रिकेट की इसलिए बात कर लें क्योंकि दुनियाई क्रिकेट के लिए अच्छी खबर ये है कि पाक भारत जंग के असरात जो हैं वो अब क्रिकेट पर नहीं पड़ेंगे। सो दिस इज गुड न्यूज। और ये आपको बता दें कि ये कैसे होगा। इंडियन हुकूमत ने एशिया क्रिकेट कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का इशारा दे दिया है और उम्मीद की जा रही है कि हमेशा की तरह क्रिकेट के मदाहों को एक सनसनीखेज और हाई वोल्टेज मैच होता है ना इंडिया पाकिस्तान का, वो देखने को मिलेगा। माली मफादात हैं या आलमी मजबूरियां हैं, वजह कोई भी रही हो, हर मामले में तंग नजरी का रवैया रखने वाली भारतीय हुकूमत कम से कम क्रिकेट को लेकर थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि सूझबूझ का मुजाहरा कर रही है, या फिर is it too early to declare this? Is it too early to declare that? to say this? Because we really don't know the reasons. मीडिया आपको पता है नैरेटिव सेट करता है, ऐसा एट टाइम्स लगता है कि या तो हुकूमत फीड करती है, फिर लोग कहते हैं जी मीडिया जो नैरेटिव बना ले, फिर हुकूमत
वही तय कर लेती है। सो मीडिया आपको पता है किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई करता है, मतलब उनको और कोई काम है ही नहीं। तो भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि मोदी हुकूमत ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड को इजाजत दे दी है, ये उनका कहना है। और भारतीय वो तिल मिला रहे हैं या मुतमईन है? अब ना लगा क्यों रहे? मैं पूछ रहा हूँ। वो पता चल जाएगा ना। भारतीय वजीर खेल जो हैं उन्होंने पॉलिसी बयान करते हुए कहा कि क्रिकेट हो या हॉकी, भारत को पाकिस्तान के साथ किसी भी इंटरनेशनल मुकाबले में खेलने पर मसला नहीं है। नहीं, आपको इन द पास मसले होते रहे हैं। पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज या मुकाबलों की बात हो तो सब भारतीय मौक़िफ़ को जानते ही हैं भाई। भारतीय मीडिया का कहना है कि अब ये बात वाज़ेह हो गई है कि एशिया कप स्केड्यूल के मुताबिक 5 से 21 सितंबर तक खेला जाएगा। पाक भारत टीमें इवेंट में कम से कम 2 मरतबा 7 और 14 सितंबर को मद्दे मुकाबले होंगी। पाकिस्तान भारत मैचों से स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टर्स को भारी आमदनी होती है, आपको पता ही है। ये आप वजह ढूंढ रहे थे ना, वजह। और एशिया कप नहीं होता तो भारतीय ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स को भारी नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ता, जाहिर है। सो या उनका भी एक प्रेशर हो सकता है। प्रोग्राम या क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा या अच्छी खबर तो है, ऑब्वियसली वी वुड लाइक द टू कंट्रीज टू प्ले, और वो वाकई बड़ा हाई वोल्टेज मैच तो हो जाता है। हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। रीजंस क्या है? क्योंकि अभी मैं और अब्दुल्ला स्पेक्युलेट ही कर रहे थे कि एकदम से वो कैसे मान गए और ओके हो गई ये सारी बात। सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपने जो बात की, जो आखिर में अब्दुल्ला ने तड़का लगाया कि कुछ कमर्शियल मामलात हैं, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। अगर आपको याद हो 2023 वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान टीम भारत चली गई और फिर उसके बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो इस साल हुई, और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब को क्रेडिट जाता है जो स्टांस उन्होंने लिया, और फिर 3 साल का एक फॉर्मूला फ्यूजन के तहत तय पाया कि आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। तो अब मामला यह है कि चाहे आईसीसी के ब्रॉडकास्टर हो चाहे एशिया के ब्रॉडकास्टर हो, उनका ताल्लुक भारत से ही है। और वो जो आपके साथ डील करते हैं उसमें वाज़ेह तौर पर इंडिया पाकिस्तान के मैच को जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और अगर आपको याद हो इस साल जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, फिर ये एक तजवीज भी आई कि पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करा लेते हैं, तो ब्रॉडकास्टर जो थे वो खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा भाई अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ तो फिर हम तो सड़क पर आ जाएंगे। और फिर उस तनाजुर में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस था उसको फतह मिली और पाकिस्तान ने भारत को यूएई में खेलने की इजाजत दी। और अब जबकि अगले साल फरवरी मार्च में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में मुनक्किद होगा, तो हम अपने मैच श्रीलंका में खेलेंगे। लेकिन उससे पहले इसकी एक और मिसाल हमें मिली है। जब 5 अक्टूबर को पाकिस्तान खवातीन टीम आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच खेलेगी, तो वो मैच भारत में नहीं होगा। टूर्नामेंट का होस्ट भारत है लेकिन पाकिस्तान अपना मैच श्रीलंका में खेलेगा। तो अब एशिया कप के हवाले से जो आप लोग बात कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। आखिरी मर्तबा भारत बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए 2006 में पाकिस्तान आया था। आखिरी मर्तबा वो एशिया कप खेलने के लिए 2008 में MS धोनी की क़यादत में पाकिस्तान आए थे। पाकिस्तान इस दौरान भारत जाता रहा है। लास्ट टाइम पाकिस्तान 2023 में भारत वर्ल्ड कप खेलने के लिए गया था। तो ये एक अच्छी खबर है। और एशिया कप इस हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है कि पहले तो पाकिस्तान ग्रुप में भारत से खेलेगा, फिर उसके बाद जो मुजव्वज़ा शेड्यूल सामने आया है उसमें पाकिस्तान सुपर 6 में खेलेगा। 2 मैच शॉर्ट हैं, अगर फाइनल में पहुंच गया तो लॉटरी निकल आएगी, आप समझे, एशिया वालों की। अच्छा बताइएगा, क्या हम ये एक्सपेक्ट करें या अज्यूम करें कि आइंदा फ्यूचर में अगर ये इसी तरह सिलसिला चलता रहा, आप सर्टनली कमर्शियल मामलात हैं और पाकिस्तान में खेलने की बारी आई, तो भारत आएगा? देखिए अब्दुल्ला, अगले 3 साल तो इसकी कोई फिलहाल जाहिर है कोई टूर्नामेंट नहीं है उस तरह। जी बिल्कुल, लेकिन अगले 3 महीने एशिया कप के बाद सितंबर में पाकिस्तान मोस्ट प्रोबेबली 3 टाइम भारत से खेल सकता है दुबई में। 5 अक्टूबर को पाकिस्तान खवातीन टीम जो है वो कोलंबो में भारत की खवातीन टीम से मैच खेल रही है। और उसके बाद जो भारतीय वजीर खेल ने बात की है, 29 तारीख को एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है 29 अगस्त से भारत में। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये बायलैटरल सीरीज तो है नहीं, ये तो टूर्नामेंट है। तो इसका मतलब कि पाकिस्तान हॉकी टीम भी जा सकती है अगर भारत की हुकूमत पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेती है। हमें जाना चाहिए, ये भी एक अहम सवाल है ना, क्योंकि जिस तरह वो हमारे यहाँ नहीं आते और किसी सूरत नहीं आते, और हम तो उनको लेके कोई जारे मिजाज भी नहीं रखते, हम तो उनका मेहमान नवाज ही हैं। As far as हॉकी टीम इज कंसर्न्ड, उनको तो कुछ इस किस्म के थ्रेट्स भी आ रहे हैं, आपको पता है ये चीजें भी होती हैं। और फिर आगे से ये कह देना
कि सिक्योरिटी उनको वही वाली प्रोवाइड होगी जो बाकी टीमों को होगी, दैट इज रियली नॉट इनफ। और खासतौर पे हमारी सिचुएशनशिप चल रही है इंडिया के साथ, तो वो उस तनाजुर में देखा जाए तो दे शुड प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी। जी बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं आप। हुकूमत पाकिस्तान के कोर्ट में बॉल है, और जिस तरह माजी में भारत की हुकूमत पाकिस्तान अपने खिलाड़ियों को खेलने से हिचकिचाहट का शिकार है, उन्होंने तो हमें वीजे भी नहीं दिए, लेकिन एशिया कप के बाद नवंबर में जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट भारत में हो रहा है, तो उसका तो सीधा मतलब यह है कि भारत को फिर ऐसे किसी इवेंट की मेजबानी ना दी जाए जहां पाकिस्तान मौजूद हो। और अब ये आवाजें बुलंद होने लगी हैं कि जी या तो पाकिस्तान की टीम को वीजा मिलता है तो बिल्कुल 11 तारीख में मिलता है, तो एशिया कप भारत में नहीं होना चाहिए, जूनियर वर्ल्ड कप भारत में नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि इस तमाम सूरत हाल में क्या मामला बनता है, क्योंकि इस चिंगारी में आग तो भारत के इंतहा पसंद हिंदू ही लगा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं, अभी से धमकियां देना उन्होंने शुरू कर दी है, जी पाकिस्तान टीम को हम भारत नहीं आने देंगे। तो पाकिस्तान के पास बड़ा वाज़ेह जवाब नहीं। तो पाकिस्तान ने इस सिलसिले में कोई फैसला किया है या अभी गौर-व-ख्वाज़ी चल रहा है बस? देखिए हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला करना है और हॉकी फेडरेशन का भी यही कहना है कि करना है, ये भी तो बात है ना। देखिए 29 अगस्त से ये टूर्नामेंट बिहार में शुरू हो रहा है, तो एशिया कप का हॉकी टूर्नामेंट इस तनाजुर में अहमियत का हामिल है कि वर्ल्ड कप जो जून जुलाई में होगा बेल्जियम में, नीदरलैंड में, उसमें अगर पाकिस्तान टीम एशिया कप में चैंपियन बन जाती है तो बराह रास्त क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान और भारत की खेलों के हवाले से है, तो फैसला तो हुकूमत पाकिस्तान नहीं करना है, और पाकिस्तान टीम भारत जाएगी तो हुकूमत की मर्जी से जाएगी। नहीं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें खेलना है तो जाहिर है हमारे लिए आगे के दरवाजे खुलेंगे, लेकिन वही वाली बात कि जिस तरह भारतीय इंतहा पसंद टीवी पे बैठ के उनके टीवी प्रोग्राम एंकर्स को देख लें, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी हॉकी टीम के खिलाफ जिस तरह बातें की जाती हैं, प्रोग्राम किए जाते हैं, उसमें द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी प्रिवेल्स, और हम नहीं चाहते कि हमारे खिलाड़ी ऐसे किसी भी खतरे से एक्सपोज हों। धमकियां हैं, मतलब कोई ढके छुपे अल्फाज भी नहीं है, प्रॉपर धमकियां दी जा रही हैं। जी हाँ बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं आप दोनों, और इस हवाले से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को एक वाज़ेह लाहेअमल बनाना चाहिए, और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, एशियन हॉकी फेडरेशन के फोरम पर इस चीज को लेकर जाना चाहिए कि हमारा खेलना भी वहाँ बहुत जरूरी है। और ये जो आप स्क्रीन पर शॉट दिखा रहे हैं भारतीय मीडिया के हवाले से या भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं के हवाले से, ये एक वाज़ेह मिसाल है। तो हम भारत जाकर नहीं खेलेंगे और हमारे मैच भी अहमियत के हामिल है, या तो आप टूर्नामेंट को भारत से शिफ्ट करें या फिर हमारे मैच आप किसी न्यूट्रल वेन्यू पर रखें। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को हुकूमत के जवाब तो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को आलमी सतह पर इस आवाज को बुलंद करना होगा, क्योंकि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए अहमियत का हामिल है, और हमारे पास तो इसके सबूत भी मौजूद है जो भारतीय मीडिया कर रहा है, जो भारतीय इंतहा पसंद हिंदू कर रहे हैं। इसके बाद मेरा ख्याल है कोई जवाब बनता नहीं है कि भारत के पास इस एशिया कप की मेजबानी हो। ठीक, Thank you, Yahya. Thank you for speaking to us. And 100% Pakistan should have it really does solid case जो कि इनको पुट अप करना चाहिए। अच्छा जी, ब्रेक ले रहे हैं अभी, ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ी देर में मिलेंगे। वेलकम बैक जी, करियर काउंसलर और एजुकेशनिस्ट आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, यूके के ई वीज़ा की बात हो रही है, मुतारिफ करवाया उन्होंने नए जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए। इस बारे में कुछ कंफ्यूजन है बच्चों में, आप प्लीज क्लियर कर दें, कुछ मालूमात हैं तो प्लीज हमें बताइए, आगाह करें। ये जो ई वीजा है ये बेसिकली स्टूडेंट और वर्कर वीजे पर जो है उनके लिए एलिजिबल है, और इसमें कोई ऐसी चीज चेंज नहीं हुई, बल्कि व्हाट हैज चेंज इज दैट यू हैव नाउ ई इंफॉर्मेशन ऑन एन इंडिविजुअल्स इमिग्रेशन रिकॉर्ड। समझे आप, ये एक नई चीज आई है। उसमें जो सहूलत है वो ये है कि ये 2 कैटेगरीज के वीजे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अब आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं आप ये अपलोड करेंगे, आप अपना अकाउंट खोलेंगे, ठीक है, और ये आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस भी देगी कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये वहां अपलोड करने हैं। एज यूजुअल आपने अपने अपॉइंटमेंट लेना है, बैक से वीजा एक्सेस सेंटर से वहां जाना है, और वहां जाके अपने आप को पेश करना है, बायोमेट्रिक्स कराने अपने। और जो दूसरी बड़ी चीज है वो ये कि पुराने सिस्टम में आपका पासपोर्ट रिटेन कर लिया जाता था, और जब आपका रिजल्ट आता था या आपका डिसीजन होता था, पासपोर्ट पे स्टिकर लग के आ जाता था, या वो पासपोर्ट वापस आता था विद रिजेक्शन लेटर विद रीजनिंग और व्हाटएवर। यहाँ पर यह है कि आपको आपका पासपोर्ट वापस कर दिया जाएगा, स्कैन कर लिया जाएगा, और आपका वीजा थ्रू ईमेल आप तक पहुंच जाएगा।
आप जब अपनी अकाउंट में जाएंगे तो आपको आपका वीजा वहां नजर आएगा, आपकी तस्वीर, उसकी वैलिडिटी, जो कुछ इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है एज एन आइडेंटिटी ऑफ दैट, आपको वो वीजा नजर आएगा और आप थैंक यू फॉर क्लैरिटी आप जी साहब। सारा प्रोसेस वैसा ही है, बस वो पासपोर्ट जमा नहीं होगा। वो जो आपका पासपोर्ट रख लेते थे ना और फिर आपका पासपोर्ट आपके पास नहीं होता था, वो जमा नहीं हो रहा। हाँ, मतलब वो फिर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते थे जब तक आपका पासपोर्ट वापस नहीं आता था। जमा हुआ है, ये भी सहूलत है वैसे तो। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूट है जियो पाकिस्तान का, खराज अकीदत पेश कर रहे हैं शहंशाह गज़ल खान साहब मेहदी हसन खान साहब को। आज इनका यौम पैदाइश है। पाकिस्तान में गजल, नीम, क्लासिकल मौसीकी और फिल्मी गीतों में से एक नाम को निकाल दिया जाए तो कहने को बहुत कम बचेगा। हम बात कर रहे हैं शहंशाह गजल मेहदी हसन खान साहब की। मेहदी हसन 18 जुलाई 1927 को राजस्थान में पैदा हुए। वालिद और चचा नीम क्लासिकल मौसीकी के माहिर थे। मेहदी हसन की इब्तदाई तरबियत घर में ही हुई। पहले चीचा वतनी में रिहाइश इख्तियार की, मगर गुलकारी का शौक उन्हें 1952 में कराची ले आया और 60 और 70 की दहाई में मेहदी हसन का शुमार अवाम के पसंदीदा तरीन फिल्मी गुलकारों में होता था। संतोष कुमार, दर्पण, वहीद मुराद और मोहम्मद अली से लेकर नदीम और शाहिद तक हर हीरो पर मेहदी हसन के गाने फिल्माए गए। मेहदी हसन ने कुल 441 फिल्मों के लिए गाने गाए। फिल्मी गीतों की तादाद 626 है और मेहदी हसन ने बेशुमार गजलें गाईं और शहंशाह गजल कहलाए। There is so much more music और हम एक दो अपने फेवरेट्स वो सुनिएगा आप। गजलें मतलब गजल में तो ट्रिब्यूट देते हैं भाई इस वीकेंड पे खान साहब को, क्योंकि there is so much work there. In any फुल बारिशें वगैरह तो चल ही रही हैं, तो लिहाजा आप केयरफुल रहें। अगर ज़रूरी नहीं है बाहर निकलना तो ना निकलें, अपनी बैल्कनी, अपने टेरेस से एंजॉय कर लें मौसम को। और जो वार्निंग्स, हिदायत, अलर्ट्स दिए जाते हैं, में बताया जा रहा है बारिशों का नया सिस्टम आने वाला है। लेट्स सी, मंडे को इंशाल्लाह आपको बताएंगे कितनी बारिश हुई कराची में। वैसे तो इम्कान कम है कराची में उस तरह से बारिश होने का। Otherwise, stay safe. Yes, and enjoy your weekend. ख्याल रखें। We'll see you Monday. Bye.